नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। देश में 24 घंटे में 3,37,000 से ज्यादा केस सामने आए। 3,886 की मौत हुई। 18 राज्यों में संक्रमण दर 20% से ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों से कोरोना पर चर्चा की और किस मुख्यमंत्री ने जीएसटी जारी करने की मांग की है। कोरोना से जुड़ी हुई खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जा। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 3,42,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 3,997 मरीजों की जान महामारी की वजह से चली गई। देश में एक्टिव केस 37 लाख के आसपास स्थिर हैं। 24 घंटे में 3,37,000 लोग ठीक होकर अपने घर गए। राहत की बात यह है कि जितने नए केस सामने आए हैं उससे 2,000 ज्यादा ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में फिर मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में महामारी से 850 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 42,582 नए संक्रमित मामले आए हैं। वहीं कर्नाटक में 35,297 केस सामने आए हैं, जबकि 344 लोगों की मौत महामारी की वजह से हुई है। केरल में 24 घंटे में 39,955 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 97 लोगों की मौत हुई है। तीनों राज्यों में एक्टिव मरीजों की तादाद भी देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर करीब 14.5% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,479 नए मामले आए हैं, जबकि 308 लोगों की मौत कोरोना महामारी के चलते हो गई है। एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। 13 अप्रैल के बाद संक्रमण दर सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले 13 अप्रैल को संक्रमण दर करीब 13.5% दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की कोरोना से मौत हो गई है। इससे पहले भी 3 AOR ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया था। वायरस से पूर्व अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी और वरिष्ठ अधिवक्ता वी शेखर और अनीप सचेती का भी निधन हुआ है। एक अन्य वरिष्ठ AOR ATM संपत का भी निधन हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है कि वह कोविड प्रभावित थे या नहीं। कोरोना महामारी के कहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि देश के 18 राज्यों में संक्रमण दर अब भी 20% से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव मामलों की संख्या बनी हुई है, जबकि 16 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक करीब 83.5% मामले ठीक हो चुके हैं। भारत में पिछले 3 दिन में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में स्थिरता आई है। देश में संक्रमण दर घटकर करीब 21.02% रह गई है, जो पिछले सप्ताह 21.95% थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक देश में 187 जिलों में पिछले 2 हफ्ते से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक, ठाणे, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, मध्य प्रदेश के भोपाल, यूपी के वाराणसी और राजस्थान के अलवर में केस कम हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कोरोना के हालात पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मीटिंग में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 27 अप्रैल से मामलों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं केरल के सभी जिलों में 15 अप्रैल से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में भी रोजाना नए मामलों में तेजी दिखाई दे रही है। बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित है। देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 44 तक की उम्र वालों को आज लगातार दूसरे दिन कोवैक्सीन नहीं लगेगी, जबकि दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ 8 दिन का बचा है। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मरलेना ने कहा कि गुरुवार को 74,448 लोगों को वैक्सीन दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग की गई है जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे दिल्ली में टीकाकरण का काम सुचारू रूप से चल सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। सीएम स्टालिन ने खत में कोविड वैक्सीन और कोरोना संबंधित दवाओं से जीएसटी हटाने की मांग की है। चिट्ठी में जीएसटी की बकाया राशि का मुआवजा देने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री ने राज्यों को बाजार से उधार लेने पर लागू वर्तमान सीमा में 1% वृद्धि किए जाने की अपील भी की है। ये सीमा अभी राज्य की GDP के 3% के बराबर है।
सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिलों के डीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी, दिल्ली और हरियाणा सरकारों को क्या निर्देश दिए। एनएचआरसी ने गंगा में शव मामले पर यूपी और बिहार सरकार से क्या कहा, देखिए टॉप 9 कोरोना अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उन 100 जिलाधिकारियों से बात करेंगे जहां कोरोना संक्रमण के ज्यादा केस है। पीएम मोदी 18 और 20 मई को 2 चरणों में जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देश के 9 राज्यों के 46 जिलों के डीएम से पीएम पहली बैठक में बात करेंगे। इसके बाद अगले राउंड में 10 राज्यों के 54 जिला के कलेक्टरों से बात करेंगे। बैठक के दौरान संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पीएम कोरोना संकट से निपटने के उपायों, टीकाकरण और सख्ती जैसे मामलों पर बात कर सकते हैं। भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बीच के समय को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 डोज के बीच समय बढ़ाने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनोलॉजिस्ट ने कोवैक्सीन की 2 डोज के समय में बदलाव का कोई सुझाव नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों और प्रवासियों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है कि सरकारें मजदूरों के भोजन के लिए कम्युनिटी किचन शुरू करें, जिससे ऐसे मजदूरों को 2 वक्त का खाना मिल सके। अदालत ने केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि जो मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे। केंद्र सरकार इसके लिए रेलवे को जरूरी निर्देश जारी करे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है, नकारात्मक चीजों से बचें। योगी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर जल्द काबू में होगी और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। प्रदेश में पिछले 12 दिनों में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद से 1000 टन ऑक्सीजन रोजाना मिल रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को नोटिस जारी कर गंगा में शव मामले में 4 हफ्तों की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने अपने बयान में कहा है, दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिवों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यूपी के बलिया के रहने वाले लोगों के मुताबिक नरही इलाके के उजियार, कुल्हड़िया और भरौली घाट पर कम से कम 52 शव बहती हुई दिखी हैं। इसी तरह गंगा में शव बहने की खबर बिहार से भी मिली है। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाले विधान परिषद चुनाव को टाल दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषदों के लिए अभी चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। हालात में सुधार होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। कोरोना वायरस से बने भयावह हालात के बाद चुनाव आयोग ने मामले की समीक्षा की और चुनाव टालने का फैसला लिया। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को कक्षा 10 की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 21 जून से कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षाएं 2021 शुरू होने वाली थी। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय एस सुरेश कुमार ने कहा, राज्य में हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला किया गया है। 10वीं के अलावा कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने कर्नाटक सीईटी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। 7 से 8 जुलाई की होने वाली ये परीक्षा अब 28 और 29 अगस्त को होगी। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने कोविड-19 के हालात के मद्देनजर प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण कार्य रोकने का फैसला किया है। नवा रायपुर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री निवास, राजभवन, मंत्रियों और अफसरों के बंगलों के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। नई विधानसभा के लिए जारी टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया है। सरकार ने अगले आदेश तक राज्य में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों ने अपनी इच्छा से वैक्सीनेशन नहीं करवाने से सरकार चिंतित है। इसके लिए हमने बॉर्डर पर 10 दिन से ज्यादा कैंप लगाए हैं, लेकिन अब तक 1800 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। विज के मुताबिक किसानों को आंदोलन से पहले खुद को और दूसरों को महामारी से बचना चाहिए। अब तक हरियाणा में करीब 45 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। देश में 5 महीने में बनेंगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। भारत बायोटेक के साथ दूसरी कंपनीज बनाएंगी कोवैक्सीन। और कहां, पुणे में ऑटो ड्राइवर्स ग्रुप की अच्छी पहल। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। भारत में जल्द ही कोरोना के टीकों की किल्लत दूर होने वाली है। केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 216 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया है। नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि देश में अगस्त से सितंबर के दौरान कुल 216 करोड़ कोरोना टीके तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में सभी को कोवैक्सीनेशन के तहत कवर किया जाएगा। देश में अगले हफ्ते बने रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगनी शुरू हो सकती है और जुलाई महीने से भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य वी के पॉल ने कहा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत पहुंच गई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से यह बाजार में उपलब्ध रहेगी। पॉल के मुताबिक वैक्सीन सबको उपलब्ध होगी और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।
वैक्सीनेशन की कमी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मामलों पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है, कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने पर खुशी जताई है। कोवैक्सीन बनाने में कोविड के जीवित वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रक्रिया को BSL-3 लैब में अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन का निर्माण अन्य कंपनियों को करना चाहिए। भारत बायोटेक को 2 वर्ष से 18 साल की उम्र वाले बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मान ली हैं। ये परीक्षण 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान दोनों टीके लगाए जाएंगे। देश में अब तक 18 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,94,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इन वैक्सीनेट किए गए लोगों में सभी उम्र वर्ग के लोग शामिल रहे। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की रफ्तार धीमी भी पड़ी है। बिहार में सरकार ने लॉकडाउन 25 मई तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें इसके सकारात्मक असर को देखते हुए इसे 16 से 25 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। इससे पहले राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। वाराणसी के BHO आयुर्वेद विभाग में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल पूरा हो गया है। पहली और दूसरी लहर में ये दवाई करीब 1360 से ज्यादा लोगों को दी गई है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रही और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक रहा। अस्पतालों में भर्ती 160 मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले करीब 1200 संक्रमित मरीजों पर ये रिसर्च उनके परिजनों को दी गई। अब रिसर्च में लगी टीम ने जिला अधिकारियों को खत लिखकर इसे मरीज पर शुरू करने की इजाजत मांगी है। कोरोना काल में भारतीय रेलवे मौजूदा चुनौतियों का सामना डटकर कर रहा है। रेलवे नए उपायों की तलाश के साथ राज्यों की मांग पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान पर निरंतर काम कर रही है। रेलवे अब तक राज्यों में 444 टैंकरों में करीब 7,115 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के विभिन्न भागों में रोजाना करीब 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। कोरोना की कहर से परेशान महाराष्ट्र के पुणे में ऑटो ड्राइवर्स के एक ग्रुप ने सराहनीय पहल की है। ऑटो चालकों ने अपने ऑटो को कोरोना मरीजों की मदद के लिए एम्बुलेंस में बदल दिया है। जुगाड़ एम्बुलेंस से नाम से बनी इन ऑटो में मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं। ग्रुप की अगुवाई करने वाले डॉक्टर केशव क्षीरसागर ने कहा कि बेड मिलने में देरी होने पर मरीज की जान भी जा सकती है। हमारा मकसद उन मरीजों को ये सुविधा मुहैया कराना है। पीएम मोदी आज जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किश्त। असम में 20 हाथियों की संदिग्ध मौत और देश में मनाया जा रहा है भाईचारे का पर्व ईद। देश और राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पीएम मोदी आज 11 बजे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम ने गुरुवार को खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस अवसर पर अपने किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करूंगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को सिलतकुची में उस समय काले झंडे दिखाए गए जब वो चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल को कुछ लोगों ने गोलोकगंज में भी काले झंडे दिखाए। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर मानव श्रृंखला बना रखी थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही राज्यपाल के दौरे की निंदा कर चुकी हैं। मणिपुर के बीजेपी अध्यक्ष एस टिकेंद्र सिंह का गुरुवार शाम इंफॉल के अस्पताल में निधन हो गया। वो 69 साल के थे और 27 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित थे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया कि हमने मणिपुर में बीजेपी का कद्दावर नेता खो दिया है, जिसने अपना जीवन जनता और पार्टी की सेवा में समर्पित कर दिया। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष प्रोफेसर एस टिकेंद्र सिंह के निधन पर दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि प्रोफेसर एस टिकेंद्र सिंह के निधन पर दुखी हूँ। उन्हें मणिपुर में पार्टी को मजबूत करने वाले एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। वो कई सामाजिक सेवा पहलों में सक्रिय थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना।
मराठा आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केंद्र के मुताबिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में एक समुदाय को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट 5 मई को मराठा आरक्षण मामले के खिलाफ पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। असम के नौगांव में 20 जंगली हाथी मृत पाए गए। इतने हाथियों की एक साथ मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा बिजली गिरने की वजह से हुआ होगा। वन अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय प्रशासन को सूचना के बाद गुरुवार दोपहर को हाथी की मौत की जानकारी मिली। वन विभाग मामले की जांच में जुट गया है। देश भर में आज भाईचारे के संदेश का त्योहार ईद मनाया जा रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से मस्जिद के बजाय घरों में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की गई। मस्जिदों में इमाम सहित सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। घरों में नमाज अदा करने के दौरान भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को ही ईद मनाई गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने ईद के मौके पर स्थानीय लोगों को राशन और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर सेना की ओर से कहा गया कि ईद के मौके पर मिठाइयां और कुछ राशन बांटा गया है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये लोग हमारा पूरा सहयोग करते हैं, इसलिए हम भी इनके साथ मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कोरोना महामारी के बीच ईद के मौके पर भारत और पाकिस्तान के LOC की 4 लोकेशंस पर मिठाइयां और गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया गया। पुंछ, रावलकोट, मेंढर, हॉट स्प्रिंग, टीथवॉल क्रॉसिंग और उरी में एक साथ मिठाई का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए सीज फायर समझौते के बाद आपसी विश्वास बढ़ता दिख रहा है। फिलिस्तीन के बीच जंग में इजरायल का दावा, हमास ने दागे करीब 1500 रॉकेट। इजरायल के हमले में अब तक 100 से ज्यादा की मौत और गाजा पट्टी बॉर्डर पर इजरायली टैंक्स ने पोजीशन ले ली है। इजरायल फिलिस्तीन के बीच जंग से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 गाजा में गति। इजरायल और हमास लगातार एक दूसरे की ओर रॉकेट से हमला कर रहे हैं और कई इमारतों को जमींदोज कर रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि हमास ने उनकी ओर करीब 1500 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायल ने हमास के सैकड़ों रॉकेट को ध्वस्त कर दिया है। इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रॉकेट हमलों के जवाब में इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक जारी है। इजरायल ने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास की 13 मंजिल बिल्डिंग को उड़ा दिया। इमारत में हमास के बड़े कमांडर मौजूद थे। हमले में हमास के कई कमांडर मारे गए। इजरायल के हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। हमास ने इजरायल के शहरों को निशाना बनाते हुए कुछ मिनटों के अंदर कई रॉकेट दागे। हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट अयाश 250 का फुटेज जारी किया है, जो उसने एलर्ट के पास रेमन एयरपोर्ट की ओर दागे। कुछ रॉकेट तेल अवीव क्षेत्र को भी निशाना बनाकर दागे गए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष 2014 की जंग से भी बड़े स्तर पर फैल चुका है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इजरायली टैंकों ने गाजा पट्टी में गोले भी दागे। इजरायल ने कहा है कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के बीच हमले बंद नहीं होंगे। इजरायली सेना तब तक रुकने को तैयार नहीं है जब तक दुश्मन को पूरी तरह शांत नहीं कर देते। इसके बाद ही अमन बहाली पर कोई बात होगी। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में जमकर बर्बादी मचाई है। गाजा में कई बहुमंजिला इमारतों को तबाह कर दिया गया है। कई बिल्डिंग्स और मकान रेत में तब्दील हो चुके हैं। गाजा में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत हुई है तो सैकड़ों लोग बेघर भी हो चुके हैं। इजरायल ने फिलिस्तीन के खिलाफ अपने टैंक उतार दिए हैं। गाजा पट्टी बॉर्डर पर इजरायली टैंकों ने पोजीशन ले लिया है। इजरायल पहले ही कह चुका है कि आने वाले 6 महीने या साल भर में वो कुछ ऐसा करेगा जो उसने अब तक नहीं किया है, यानी हमास को तबाह करके ही छोड़ेगा। गाजा में सैकड़ों ठिकानों को इजरायली सेना अब तक निशाना बना चुकी है। गाजा पट्टी हवाई हमलों के चलते आसमान पर मिसाइलों की जंग जारी है। संघर्ष में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक में मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लिहाजा गाजा से लोगों का पलायन शुरू हो गया। गाजा में भारी संख्या में लोगों को शहर से बाहर जाते देखा जा रहा है। फिलिस्तीनी से जंग में इजरायल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का हक है। बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि ये संघर्ष जल्द खत्म हो जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सार्वजनिक चर्चा पर ऐतराज जताया है। फ्रांस में भी इजरायल फिलिस्तीनी के बीच जारी तनाव का असर देखने को मिल रहा है। पेरिस में अब रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेरार्ड ने इसका ऐलान किया।
दरअसल फ्रांस के कई शहरों में फिलिस्तीनी के समर्थन में गुरुवार कई रैलियां निकाली गईं, जिसमें कई लोग शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने सभी को तितर-बितर कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।